गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर नंबर 13 के सेकंड पार्ट के अंदर दे ब्रोगली परिकल्पना पढ़ रहे हैं। वो हम कंप्लीट कर चुके दे ब्रोगली परिकल्पना और विभिन्न कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का भी हम जो मान है वो निकाल चुके। अब हमें जब पूछा गया कि भाई दे ब्रोगली परिकल्पना का आधार क्या है, आप सत्यापन कीजिए इसका, तो दे ब्रोगली उस सत्यापन को नहीं कर पाया। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि वो एक हिस्ट्री का व्यक्ति था, इसलिए वो सत्यापना नहीं कर पाया। तो फिर दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डेविसन और जर्मर। उन्होंने अपना प्रयोग किया, उससे निष्कर्ष निकाले और अंत में ये पाया कि दे ब्रोगली परिकल्पना सत्य है। ठीक है, तो इस प्रयोग को हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। बहुत सिंपल प्रयोग है, समझने का आप प्रयास कीजिए इसको एक बार। ठीक है, लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग एवं इसके निष्कर्ष। ये नोट्स मैंने आपको अभी कल परसों भेजे थे, बचे हुए नोट्स हैं ये। एक साथ अधिक फ़ोटो लोड नहीं हो पाती, इसलिए मैंने ये अभी आपको नोट्स भेजे हैं कल या परसों में। आप देखिएगा इन्हें एक बार। अब सुनिए, हेडिंग लिखा है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग एवं उसके निष्कर्ष। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन क्या है? कण, और उसकी तरंग प्रकृति मतलब कण के साथ तरंग संबंधित हो गई ना, कण के साथ तरंग संबंधित हो गई। इसे हम कहते हैं दे ब्रोगली परिकल्पना। क्या बोलते हैं इसको? दे ब्रोगली परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन वैज्ञानिक डेविसन तथा जर्मर के द्वारा सन 1927 में किया गया था। तो एक बार सवाल यही आ गया था कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन सा प्रयोग करता है, तो क्या उत्तर होगा हमारा साहब? डेविसन और जर्मर का प्रयोग। ठीक है, ये उल्टा बोल सकते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या सफलताएं हैं, तो आप बोलेंगे दे ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें उपकरण का वर्णन। उपकरण का वर्णन, ठीक है, सुनो ध्यान से। इसमें पहले जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन आएगी। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या होगा कि ऐसी गन, गन यानी बंदूक, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उससे हम? इलेक्ट्रॉन गन। तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन से उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन गन से उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें होता कैसे है इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज प्राप्त, समझते हैं इसको एक बार। इलेक्ट्रॉन में टंगस्टन से बने तंतु में, तंतु आप जानते होंगे, जैसे बिजली का जो बल्ब होता है उसके अंदर तंतु आता है ना, तंतु, तार, पतला तार, उसे हम बोलते हैं तंतु। ठीक है, तो जैसे बल्ब में तंतु आता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गन में भी, ये इलेक्ट्रॉन गन कुछ इस तरीके की होती है, बिल्कुल बंदूक की तरह। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन से बने तंतु होते हैं। ऐसे बने टंगस्टन से बने दो तंतु होते हैं और इनमें धारा प्रवाहित की जाती है। क्या करते हैं इनमें? धारा, टंगस्टन के हैं ये, और इनमें हम करंट फ्लो करेंगे। तो करंट जब इसमें फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने से इसका ताप बढ़ेगा, टंगस्टन है तो उसका ताप बढ़ेगा, और तापायनिक उत्सर्जन की क्रिया से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या? तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ताप आयनिक उत्सर्जन केमिस्ट्री में आया होगा ये आपके। ताप बढ़ाते हैं धातु का तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो आयन बन जाते हैं धातु। तो तापायनिक उत्सर्जन, ताप बढ़ाने से आयनों का बनना या उत्सर्जन होना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसमें से। ठीक है, वापस क्या होता है इसमें? पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम होता है? ये उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को हमको प्रदान करता है। किस प्रकार से करता है कि साहब, इसमें टंगस्टन से बने तंतु होते हैं
उन तंतु के अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करेंगे तो वो टंगस्टन के जो तंतु हैं वो गर्म हो जाएंगे, और गर्म होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, अब सुनो। अब इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो गए, अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनका हमको एक संकीर्ण किरण पुंज चाहिए। क्या चाहिए? संकीर्ण किरण पुंज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम, एक वर्ड होता है डाईफ्रोम। क्या होता है वर्ड? डाईफ्रोम। डाईफ्रोमो में से इनको हम, इस जो इलेक्ट्रॉन निकले इनको हम कहाँ से गुजारेंगे? डाईफ्रोम में से। डाईफ्रोम में से गुजरने के बाद हमको इनका जो किरण पुंज है इलेक्ट्रॉनों का, वो संकीर्ण मतलब पतला प्राप्त होगा। ठीक है, डाईफ्रोम एक ऐसा युक्ति मान लीजिए जिसमें संकीर्ण छिद्र होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे तो वो हमको एक किरण पुंज के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, और डाईफ्रोम में हम एक काम और करेंगे। जो डाईफ्रोम है उसको हम रखेंगे उच्च वोल्टेज पर, उच्च विभव पर। इससे क्या होगा? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश है, क्यू आवेश इलेक्ट्रॉन पे है, और विभवांतर V लगा दिया तो गतिज ऊर्जा आएगी। पहले पढ़ा हमने इस टॉपिक में पहले कि E बराबर QV। किसी भी आयन पे, इलेक्ट्रॉन्स पे जब V वोल्टेज लगाएंगे तो कितना आएगा, उस पे ऊर्जा कितनी आएगी उसमें? QV। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि डाईफ्रोमो को तंतु के सापेक्ष, जो तंतु टंगस्टन वाला, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं? टंगस्टन के तंतु से। और डाईफ्रोम कहाँ रखे हुए हैं? तंतु के सापेक्ष उच्च विभव पर। कौन? डाईफ्रोम। अब जो डाईफ्रोम है वो उच्च विभव पर हैं, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनके तरफ आकर्षित होंगे, बल्कि त्वरित रूप से आकर्षित होंगे। कैसे आकर्षित होंगे? त्वरित। और त्वरित होकर के जब वो आकर्षित होंगे तो उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस प्रकार हमें त्वरित इलेक्ट्रॉनों का या उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होगा। किस में से? इलेक्ट्रॉन गन में से। तो दो बातें याद रखने की इसमें। पहली बात, इलेक्ट्रॉन गन का क्या फंक्शन है? इलेक्ट्रॉन गन हमें उच्च ऊर्जा वाले या त्वरित गति वाले इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। बात नंबर 2, ये निकलते कहाँ से हैं? सर, ये इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन से बने तंतु होंगे, और उन तंतुओं में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म होंगे, और तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद अब ये उच्च ऊर्जा कैसे ग्रहण करेंगे? इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, ये उच्च ऊर्जा कैसे ग्रहण करेंगे? तो इसका तरीका ये होगा कि हम लोग जो है डाईफ्रोम जो होंगे उनको रखेंगे उच्च विभव पर। किस पर? उच्च विभव पर। तो क्योंकि तंतु के सापेक्ष डाईफ्रोम उच्च विभव पर है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ त्वरित होते हुए कहाँ से गुजरेंगे? वो गुजरेंगे डाईफ्रोम में से, और डाईफ्रोमों के अंदर एक संकीर्ण छिद्र होगा, तो निश्चित रूप से हमें उच्च ऊर्जा वाले या त्वरित गति वाले इलेक्ट्रॉन किरण का एक पुंज जो है वो प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन का कार्य है। पढ़िए इसको एक बार। इलेक्ट्रॉन गन से उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन से बने तंतु में, वही बात आ गई, टंगस्टन से बने तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण तापायनिक उत्सर्जन की क्रिया से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन छिद्र युक्त संरेखित, कैसे हैं वो? छिद्र युक्त हैं और संरेखित हैं, मतलब एक के बाद एक डाईफ्रोमो में से गुजरते हैं। अब हमने क्या कर रखा है? डाईफ्रोमो को तंतु के सापेक्ष उच्च विभव पर रखा जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉनों को, जिस कारण से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जा सके, और इस प्रकार से त्वरित इलेक्ट्रॉनों का एक संकीर्ण किरण पुंज हमको प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट का पहला पार्ट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या होगा कि साहब इलेक्ट्रॉन गन है, ये मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉन गन है,
और इससे ये बारीक किरण पुंज इलेक्ट्रॉनों का डॉट 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 से दिखा रहा हूँ मैं, ये प्राप्त हुआ। अब सामने यहाँ पर हम रखेंगे निकल का क्रिस्टल। किसका क्रिस्टल? निकल क्रिस्टल। यहाँ पर हम लोग टारगेट के रूप में निकल क्रिस्टल रखेंगे। क्या फंक्शन होगा ये आगे पढ़ेंगे, पर अभी जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के रूप में बाहर निकलेगा तो वो किसको टारगेट करेगा? वो निकल क्रिस्टल को टारगेट करेगा और निकल क्रिस्टल से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो विवर्तित हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन किरण पुंज यहाँ से आया, टकराया, टकराने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। ठीक है, तो दिक्कत बोलो इसमें। निकल क्रिस्टल का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किसके रूप में? बारीक किरण पुंज के रूप में। सामने कौन बैठा होगा? निकल क्रिस्टल। टकराएंगे उससे, टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगे? विवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जब विवर्तित हो गए तो इनको एक हम फिर उसके बाद एक संसूचक लगाएंगे यहाँ पर। ये क्या लगाया हमने? एक संसूचक। संसूचक क्या करेगा? संसूचक इस विवर्तित किरण पुंज जो यहाँ से टकरा करके डिफ्लेक्ट हुआ है उसको एकत्रित कर लिया जाएगा। किसमें? संसूचक में। किसमें? संसूचक में। तो दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। दूसरा पार्ट क्या है बोलिए? निकल क्रिस्टल। ठीक है, पढ़ते हैं इसको एक बार पहले हम लोग। इलेक्ट्रॉन गन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन पुंज को किस पर अटैक करवाया हमने? निकल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है। तो निकल क्रिस्टल से यह किरण पुंज विवर्तित हो जाता है और इस विवर्तित किरण पुंज को एक संसूचक में कलेक्ट कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है सर, अब सुनो। अब हमने जब कलेक्शन कर लिया तो संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? आयनों की पहचान करता है। हमने कहा था पहले भी, आपसे अगर याद हो तो, आपको रदरफोर्ड वाला प्रयोग हमने पढ़ाया था, तो ये कहा था मैंने कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को हम, हमारी जो नेक्ड आइज है, हमारी जो आंखें हैं, उनके द्वारा हम नहीं देख सकते। तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि हम लगाएंगे एक संसूचक। संसूचक क्या करेगा? वो आयनों की पहचान कर देगा और उनकी ऊर्जा को माप देगा। ठीक है, अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम आयनन प्रकोष्ठ का उपयोग संसूचक के रूप में करेंगे। वापस से देखिएगा एक बार, ये इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, सामने टारगेट कौन होगा? वो निकल क्रिस्टल। टकराएंगे उससे और विभिन्न दिशाओं में लौट जाएंगे। यहाँ पर ये लगा हुआ है एक आयोनाइजेशन चैम्बर। क्या लगा हुआ है? ये एक आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, आयनन प्रकोष्ठ। और इस आयनन प्रकोष्ठ का उपयोग संसूचक के रूप में करते हैं। संसूचक क्या काम करता है? संसूचक का एक ही काम है, एक तो वो जो डिफ्लेक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी पहचान करेगा और उनकी ऊर्जा को मापेगा। ठीक है, अब इस आयनन प्रकोष्ठ में होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। इस आयनन प्रकोष्ठ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस भरी होती है। तो इसका नाम आयनन प्रकोष्ठ क्यों पड़ा? सुनिए ध्यान से। SO2 गैस अनआयनित अवस्था में है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन विवर्तित होकर के इस चैम्बर में एंट्री करेंगे जिसमें SO2 भरी है, तो इलेक्ट्रॉन टक्कर के द्वारा उस SO2 गैस को आयनित कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको आयनित कर देंगे। आयनित करेंगे मतलब इस चैम्बर में अब आयन्स उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? आयन। और अब कितने ज़्यादा आयन उत्पन्न होंगे ये डिपेंड करेगा किस बात पर? कि जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज आ रहा है वो, उसमें कितनी एनर्जी है, उस पर डिपेंड करेगा। उतने ज़्यादा आयन आएंगे ना उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखें। वापस से बोल रहा हूँ मैं, क्या फंक्शन होगा? पहली बात,
संसूचक के रूप में किसका इस्तेमाल करोगे? आयनन प्रकोष्ठ का। आयनन प्रकोष्ठ में क्या भरा हुआ है? SO2 गैस। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज जब इसमें प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा? सर वो SO2 गैस को आयनित कर देगा और उसमें आयन उत्पन्न होंगे। किसमें? आयनन प्रकोष्ठ में। कितने ज़्यादा आयन उत्पन्न होंगे? सीधी सी बात है कि जितने ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंज आएगा उतने ही ज़्यादा वो आयन क्रिएट करेगा। ठीक है। और इन आयनों के द्वारा जो धारा मिलेगी उससे एक आता है इलेक्ट्रोमीटर। क्या आता है? एक इलेक्ट्रोमीटर। उसके द्वारा ये धारा को हम लोग माप लेंगे कि कितनी धारा आई है। तो इतनी धारा ज़्यादा आएगी इसका मतलब उतने ही आयन की ऊर्जा, उतने ही जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा है। पढ़िए इसको एक बार। संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो आयनों की पहचान करती है और ऊर्जा मापन में भी उपयोगी है। इस प्रयोग में आयनन प्रकोष्ठ का प्रयोग किसके रूप में? संसूचक के रूप में किया जाता है। जब निकल क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज, कैसे? निकल क्रिस्टल से विवर्तित किरणपुंज इलेक्ट्रॉनों का किसमें प्रवेश करेगा? आयनन प्रकोष्ठ में प्रवेश करेगा तो उसमें भरी हुई SO2 गैस का आयनन कर देता है। आयनन कक्ष में उत्पन्न आयनों की संख्या, कौमा, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा पर निर्भर करता है। इन आयनों के द्वारा जो धारा उत्पन्न होगी उसको हम इलेक्ट्रोमीटर से माप सकते हैं। ये हमारा उपकरण का वर्णन पूरा हुआ। ये लंबा है अभी, इसको हम 2 टुकड़ों में करेंगे। कल इसको पढ़ाऊंगा मैं। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। ये इसका फर्स्ट पेज है और इसी का मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक डायग्राम दिया है, इसको शो करते हैं एक बार। यस, ये इसका डायग्राम है और इस डायग्राम में आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं इस पूरे खेल को। देखो, ये जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई। ठीक है। ये आपका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये S1 S2 दो क्या है? ये डाइफ्रोम हैं, दोनों संरेखित हैं। F में हमने धारा फ्लो करी, इलेक्ट्रॉन निकले। S1 S2 को रखा हमने हाई वोल्टेज पे तो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गए। और जब ये बाहर निकलेंगे, ये क्या है? निकल क्रिस्टल टकराएंगे। ये क्या है? आयनन प्रकोष्ठ, इसमें SO2 गैस भरी होती है। ये हमारा इलेक्ट्रोमीटर हो गया और ये ग्राउंड कर दिया इसको। तो ये आप लोग डायग्राम याद करें। 2 स्टेप पूरे हो गए हमारे। पहला स्टेप बोलिए उपकरण का वर्णन, दूसरा स्टेप बोलिए उसका प्रैक्टिकल, ये जो आपका डायग्राम है वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।